प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के प्रोग्राम में हम दो स्टोरीज़ आपके सामने रखना चाह रहे हैं। एक जो पहली स्टोरी है ये तो बुनियादी तौर पर एक फॉलोअप है, इसलिए कि हम पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं और इस स्टोरी का ताल्लुक बहावलपुर से है। फरजंद अली साहब हैं जो कि बरतानिया में रहते हैं और इनके मसले पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। आप देखना ये चाहते हैं कि अब इतना अर्सा गुजरने के बाद चूँकि इनका मामला मुख्तलिफ फोरम्स पर इन्होंने उठा रखा है तो क्या हल के करीब पहुँचा है और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। यानी जब पहले हमने प्रोग्राम किया था तब से लेकर अब तक इसमें डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं ये हम जानेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक मुतासरा खातून उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, खुर्शीद शाहीन साहिबा का। उनकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताता हूँ। उन्होंने घर किराए पर दे रखा है लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहली स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ फरजंद अली साहब मौजूद हैं, सैयद फरजंद अली हुसैन बरतानिया से। हम खुशामदीद कहते हैं आपको। अमजद अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहावलपुर के हमारे नुमाइंदे हैं जिन्होंने स्टोरी पर काम कर रखा है, पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे। और शिराज ज़का साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज ज़का साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मैं अमजद अली अवान साहब आपसे शुरू करता हूँ। ज़रा पहले याद दिला दीजिएगा हमें ये स्टोरी है क्या, इस पर हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, व्यूअर्स को भी ज़रा बता दीजिएगा ये क्या मामला था, किस तरह का मसला है और अब तक क्या हुआ है इस पर। जी बिल्कुल, ये फरजंद अली साहब ने एक प्लाट खरीदा था 2007 में 10 मरले का। खयाबान अली हाउसिंग स्कीम है एक, जो मलकियत थी सकीना बीबी की। ये टोटल इस स्कीम का जो रकबा था वो 1022 किनाल 15 मरले था, खाता नंबर 2 से। फरजंद अली साहब ने एक 10 मरले का प्लाट खरीदा था 2007 में। इन्होंने रजिस्ट्री तो की लेकिन इस का जो इंतकाल है वो ये ना करवा सके, शायद कोई वजूहात थी जिस वजह से ये उस वक्त ना करवा सके। सकीना बीबी जो थी उनका एक बेटा है इकबाल मुस्तफा, जिसे उन्होंने टारनी दिया हुआ था और उसके जरिए इन्होंने जो है ये 10 मरले का प्लाट खरीदा था। और इस दौरान जो है वो इकबाल मुस्तफा जो है वो भी वफात पा गया और 1 साल बाद उनकी वालदा जो सकीना बीबी थी वो भी वफात पा गई थी। इसके बाद ये विरासती रकबा उनकी एक बेटा और 2 बेटियों के जो है वो नाम मुंतकिल हुआ। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि लास्ट टाइम जो पिछली हुकूमत दौरे हुकूमत में ये टोटल जो हाउसिंग स्कीमें थी इनके अंदर मुश्तरका खाते जो थे, जो लोग इनको बेच देते थे दूसरे लोगों को, एक भाई बेच देता था, बहनें नहीं बेचती थी, इस तरीके से ये मामला चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने इन तमाम जो हाउसिंग स्कीमें थी मुश्तरका खातों की, उनके खेवट ब्लॉक कर दिए थे और वो सूरत हाल इसी तरीके से आ रही है अब तक। लास्ट टाइम जब हमने इस पर काम किया तो मेरी बात हुई थी यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं रिटायर्ड कैप्टन रिजवान कदीर साहब, तो उन्होंने कहा था जी हमारे पास ये केस चल रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशनें जमा करवाई हुई हैं और इस दौरान जो है वो अब जो पेशी है वो 17/12/2018 को है, जो अगली पेशी है। इस पेशी में हो सकता है कि कोई फैसला ऐसा हो जाए तो ये खेवट जो है अनब्लॉक कर दिए जाए। तो इस दौरान जब ये अनब्लॉक होंगे तो उस वक्त जो है वो इनका इंतकाल जो है वो दर्ज हो सकता है। अच्छा, इस पर मुझे याद है खातून ऑफिसर थी प्रोग्राम में, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा, जिनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो बस 2-4 दिन में मामला हल हो जाएगा। कुछ ऐसी बात हुई थी? जी बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन थी, लेकिन फिर इस दौरान इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन के दौरान जो है वो फिर मामला जो है वो खटाई में पड़ गए। तो वो खातून असिस्टेंट कमिश्नर थी बहावलपुर की। अब जो मौजूदा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये सीट खाली थी उस वक्त, अब इस पर तैनात हो चुके हैं यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और उन्होंने इसका फैसला करना है। और इसकी जो पेशी दी हुई है वो 17/12/2018 की है। अब इस पेशी पर अगर फैसला हो जाता है तो आसानी के साथ जो है वो फरजंद अली साहब जो है अपना प्लाट इंतकाल करवा सकते हैं। 17 दिसंबर को पेशी है जी। जी अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो नए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आए हैं रेवेन्यू के, इन्होंने क्या इस मामले में अब तक किया क्या है? जी इसमें अभी तक तो कोई सामने कोई नुमाया जो है फॉलो अप नहीं आ सका और नुमाया को फैसला भी नहीं आ सका, क्योंकि ये जो रकबा है 1022 कनाल 15 मरले, इसमें और भी बहुत सारे मुतासरा लोग हैं जो उस वक्त जो है वो इंतकाल नहीं करवा सके थे। उन लोगों और ये टेक्निकल रीजन क्या थे जिसकी वजह से इनके इंतकाल नहीं हो पा रहे इस जमीन पर? इसमें जो सूरत हाल सामने आई है वो असद इसमें यह है कि मुश्तरका खाते जो होते हैं ना
उसमें अगर वारिस जो मेन असल वारिस है वो जब फौत हो जाता है तो उनके बेटे बेटियां या पोते होते हैं तो वो मुश्तरका खाते से जमीनें बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें जो हाउसिंग स्कीमों में जो प्लाट बनाए जाते हैं उन प्लाटों में जो रोड और जो रखे हुए होते हैं पार्क और मसाजिद की जगह वो भी मुश्तरका खातों में बेच दी जाती है। और जब वो इंतकाल के लिए जाते हैं जब वहां पर फिर ये मामला खड़े हो जाते हैं, जब पटवारी साहबान कहते हैं कि ये किस खाते में से है, इसका मुस्ततील क्या है, इसका खाता नंबर कितना है, तो वहां पर मामला खड़े होते हैं जिस वजह से फिर वो मामला जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। फरजंद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मैं जानकर फिर मैं शिराज के पास आता हूँ। फरजंद अली साहब, ये जब हमारी पहले हमने इस पर प्रोग्राम किया था तो खातून जो असिस्टेंट कमिश्नर थी उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि ये तो बस 2-4 दिन की बात है, ये तो मामला हल होने को है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो इस दौरान में आप मुसलसल राब्ते में तो होंगे इदारे के साथ, तो क्या कहा गया है, आपको क्या जवाब दिया जाता है? मुझे कुछ नहीं कहा गया। जब मेरा अजीज उनके पास गया और उससे फरमाया तो उन्होंने कहा कि भी अभी तो बहुत सा काम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे पास तो बहुत फर्द इस नाम को फर्द चल रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सही है, मतलब जब आपने बंदा भेजा उनके पास तो उन्होंने वही जो एक सरकारी जवाब होता है वो उनको दे दिया। अच्छा शिराज अक्का साहब, ये मामला आपके सामने है, खातून और उनका बेटा जिनसे ज़मीन खरीदी गई वफात पा गए और ये इंतकाल हो नहीं सका था, लेकिन वहाँ पर कोई ये चूँकि मजमूई तौर पर एक विरासती ज़मीन थी, इंतकाल में रुकावट थी, तो ये तो इस तरह के मामला तो गवर्नमेंट के अख्तियार में होते हैं ना कि जी वो इसको सॉर्ट आउट करे और लोगों को उनका कब्जा दे, इंतकाल करे और वहाँ पे अपना घर बनाएं। क्या ये बहुत टेक्निकल मामला है, बहुत मुश्किल काम है क्या? देखें, ये एक बहुत ही आसान सा केस है। आपने बताया कि जो फरजंद अली साहब हैं इनके नाम रजिस्ट्री हो चुकी हुई। हाँ, ऐसा ही है जी। और लेकिन म्यूटेशन जो है वो इंतकाल इनके नाम नहीं हो रहा। हाँ। इनके जो मामला है वो असिस्टेंट कमिश्नर, यानी मालिक ये हैं, रजिस्ट्री ये साबित करती है। ये मालिक हैं और इनका जो इंतकाल जो है वो जो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स में है, हाँ। वो जो म्यूटेशन रिकॉर्ड जो हैं उनमें इनका नाम रिकॉर्ड नहीं हो रहा, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो गफलत है, उसके पास जो मामला पेंडिंग है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसका सबसे आसान हल ये है कि ये इस तरह के मामला लाहौर हाई कोर्ट का बहावलपुर बेंच है, ये जमीन बहावलपुर की है, हाँ जी, ये जमीन बहावलपुर की है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में फौरी तौर पर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एक रिट फाइल की जाए और असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ डायरेक्शन ली जाए और फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब होंगे वो ये कहेंगे कि ये मामला 2 हफ्तों में या 1 महीने में मैक्सिमम ये जो है ये निपटाया जाए और फौरी तौर पर हल किया जाए। और असिस्टेंट कमिश्नर ये पाबंद होगा, म्यूटेशन रिकॉर्ड जो है उनमें जो है वो दर्ज करने का पाबंद हो जाएगा। ये 2 हफ्तों में और मैक्सिमम या 1 महीने तक ये इनको चाहिए कि ये रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाईकोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है वहां पे ये केस फाइल करें और वहां से डायरेक्शन ले लें। इनको फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही डायरेक्शन मिल जाएगी और असिस्टेंट कमिश्नर पाबंद हो जाएगा लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कि इनकी दरखास्त, इनके मामले को 2 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर निपटा दे। अलमिया यह है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज के जो मामलात हैं वो कई महीने नहीं कई सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अभी तक जो हैं वो जो हैं अवाम से जो हैं वो अपने आप को दूर रखे हुए हैं। वो अवाम के मामलात को, अवाम की मुश्किलात को सही तरह तौर पर अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन एक दफा जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन हो जाती है तो वो फिर पाबंद हो जाते हैं, वरना उनके खिलाफ फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू भी हो सकती हैं। लिहाजा इनको फौरी तौर पर चाहिए कि आर्टिकल 199 के तहत ये रिट जुरिस्डिक्शन, रिट ऑफ मैंडेमस, इसे कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस, फाइल करें, क्योंकि रजिस्ट्री इनके नाम है। इनको सिर्फ म्यूटेशन रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की जरूरत है। इनको फौरी तौर पर चाहिए कि एक वकील हायर करके वो रिट ऑफ मैंडेमस अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत बहावलपुर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में फाइल करें। इनका फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में ही मामला हल हो जाएगा, 20 या 30 दिनों की डायरेक्शन मिलेगी और असिस्टेंट कमिश्नर पाबंद हो जाएगा।
अच्छा, अब ये 2007 से मामला चला आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 2007 से यानी 11-12 साल हो गए जिस मामले को, ये एक महीने में डिसाइड हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? ये बिल्कुल, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन होती है, वो एफिकेशियस रेमेडी प्रोवाइड करती है। असद साहब, मैं इस तरह के मामला से पहले भी, क्योंकि इसमें कोई दूसरा फरीक नहीं है, इसमें बस सरकार ने इकदाम उठाना है और काम खत्म। ये असद साहब, ये मैं इस तरह के मामला से बड़े मैंने निपटाए हैं, और रिट जुरिस्डिक्शन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन जारी होती है और असिस्टेंट कमिश्नर पाबंद होता है। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा फरजंद अली साहब, आप चूंकि ये आप अकेले नहीं है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं इस मामले से, तो क्या आप या कोई और अदालत में भी गया हुआ है इस इशू को लेकर? जी नहीं। अच्छा, अभी नहीं गए आप, तो अब ये लेकिन अब 11-12 साल हो गए हैं, तो ये एक रास्ता जो वकील साहब बता रहे हैं हमारे ज़का साहब, शिराज ज़का साहब, तो वो रास्ता तो बड़ा आसान सा है कि अगर आप बहावलपुर बेंच में चले जाएं लाहौर हाई कोर्ट के, तो वो कह रहे हैं पहली हियरिंग पे ही जो है वो आपका मसला हल हो सकता है, 15-20 दिन का वक्त मिलेगा और ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करके। जी, असल बात ये है कि मैं तो आपको जैसे मालूम है कि मैं तो बरतानिया में हूँ जी, और मेरा कोई खास इतना करीबी अजीज नहीं जो इस मामले को आगे ले जाए। 191 ब्रांच भावलपुर के लाहौर चला जाए और मैं वहां से ये मामला उठाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इसका एक और हल भी यह है, इसका एक और हल ये भी है कि पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बना है, वहां पे भी आप दरखास्त दे सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि आप किसी शख्स जिस पर आप एतमाद करते हो पाकिस्तान में, कोई आपका बेटा बेटी, उसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्टेड बाय वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है बरतानिया में, उसके तहत अटेस्ट करवा के उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें कि वो हाई कोर्ट में आपकी तरफ से रिट फाइल करें। अगर आप पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है बरतानिया में, वहां पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट करवा के उस शख्स को अटॉर्नी दे दें, वो आपके बिहाफ पे रिट ऑफ मैंडेमस बहावलपुर बेंच में लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर देगा। अगर नहीं तो आप कम से कम ये तो काम कर सकते हैं कि पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में अपनी दरखास्त फाइल कर दें, असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन जारी हो जाएंगी। ये दो आपके पास रेमेडीज हैं जिनको आपको चाहिए फौरी तौर पर अवेल करें। अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुकदमा फाइल करना होता है तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जो हाई कमिश्नर है उससे पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट करवाता है और उस शख्स को पावर ऑथोराइज करता है जो आपके बिहाफ पे मुकदमा फाइल करे। इसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑथोराइज्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। जी, आपने ठीक फरमाया, मगर असल बात यह है कि मेरे जो बेटे बेटी हैं वो भी बरतानी में पैदा हुए, बरतानी में रह रहे हैं मेरे साथ, और मेरा कोई स्वाय बड़ला के बाद के भाई के और मेरा कोई अजीज नहीं है जो इस मामले को उठाए। देखिए, कोई भी ऐसा अजीज जिस पर आप एतमाद करते हो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्टेड बाय पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इन बरतानिया में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, वहां से अटेस्ट करवा के आप जिस शख्स पे एतमाद करते हैं उसको आप दे दें, वो आपके बिहाफ पे केस फाइल कर दे। इससे आपकी जो आपको रेमेडी अवेल हो जाएगी, आपकी मुश्किल जो आसान हो जाएगी। 11 साल से आपका केस पेंडिंग पड़ा है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये तो ये अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस तो परफॉर्म करते नहीं है, लिहाजा आपको ये केस ही फाइल करना पड़ेगा। और दूसरी रेमेडी आपको मैंने बता दी है कि पंजाब ओवरसीज ओवरसीज पर तो वैसे बड़े लोग जाके अभी तक तो मायूस हुए हैं। शिराज साहब, वो तो इतने लोग हैं जो पंजाब ओवरसीज कमीशन के पास जाते हैं लेकिन मसला हल नहीं हो पाता। देखिए, मेरा काम है कि आपको रेमेडी सही है, रास्ता तो है। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट ऑफ मैंडेमस, ये इफेक्टिव एफिकेशियस रेमेडी है। हाई कोर्ट फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में डायरेक्शंस दे देगा कि मैक्सिमम 1 महीने में ये मामला निपटाया जाए। जी फरजान अली साहब, मैंने भी सुना था जो वहाँ की डिप्टी कमिश्नर राबिया सीला थी, उसने फरमाया था कि 4 दिन के बाद आप अपने किसी अजीज को भेजें और आपको इंतकाल की डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। जी जी, ये कहा था उन्होंने। जी, उसके बाद मैंने अपने वाइफ के भाई को भेजा फरमाया यहाँ से, तो वो 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद गया, तो जो डिप्टी कमिश्नर वहाँ की हैं या थी सीला, राबिया सीला, उसने फरमाया था कि भाई हमारे पास और बहुत से केसेस हैं, हम अकेले फरजांद को नहीं उठा सकते। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे इशू हैं, हम इंडिविजुअल को नहीं डील करेंगे, ये पूरे मामले को इकट्ठा डील करेंगे, लेकिन वो पूरा मामला भी डील नहीं हुआ ना, मसला तो ये है। अच्छा, अब जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी फरमाइए। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप फरजंद साहब? मैं कहना चाह रहा था कि उसके बाद तो मैंने अपनी बहनाई को भेजा। अच्छा। वो जो भावलपुर में रहते हैं, वो गया और उसने कहा कि भी मुझे ये कहा गया है मेरी तरफ से, यानी कि प्रधानमंत्री के इंतकाल के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उनको जवाब मिला कि इस प्लाट के नाम से या इस नाम से, इस प्लाट नंबर से, इस नाम से कोई नाम ही नहीं हमारे पास, डॉक्यूमेंट नहीं हमारे पास। अच्छा, अब ये है शिराज साहब मामला, जब उस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थी राबिया सिला साहबा, उन्होंने हमें कहा कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा, आप किसी भी शख्स को मेरे पास भेज दीजिएगा, आपको खुद आने की बरताने से ज़रूरत नहीं है, मसला हल हो जाएगा। अब जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो पूरे और भी बहुत सारे लोगों का मसला, हम किसी इंडिविजुअल को नहीं देख सकते, हमें जो है वो सबका मसला एक साथ हल करना है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं किया जा सकता। इनको फौरी तौर पर चाहिए, ये अपने ब्रदर इन लॉ पे अमजद अली साहब जो हैं ये रिलाय कर रहे हैं, अगर जहां वो इनको इतनी जगहों पे जो भेज रहे हैं, इनको फौरी तौर पर चाहिए कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्टेड बाय पाकिस्तानी एम्बेसी इन ब्रिटेन जो है वहां से अटेस्ट करवा के दे दें ताकि रिट ऑफ मैंडेमस फाइल हो जाए। सही है। अच्छा, अब अमजद साहब मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे सवाल किया था, यहाँ पर और भी हम देख रहे हैं कि फुटेज में कि कुछ घर बने भी हुए हैं, तो ये पूरी कॉलोनी का इशू नहीं है, कुछ घरों का मसला है और कुछ घर क्लियर भी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसमें तकरीबन 70% जो है वो क्लियर हैं और 30% जो है वो लोग नहीं इंतकाल करवा, ये 30% सिर्फ वही है जिन्होंने सकीना बीबी के रकबे से प्लॉट खरीदा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो है ना वो उनके वर्षा की तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि उनकी जो 2 बेटियां हैं और एक बेटा है नादिर इकबाल मुस्तफा, वो लाहौर में क़याम है, और उनकी जो बेटियां हैं 2 मलिया मारिया नेपाल, वो अमेरिका में है, और अनीसा इकबाल जो वो लंदन में है। उन दोनों ने जो है वो पावर अटार्नी अपनी फुफो शहजाद शैना को दिया हुआ, और वो पावर अटार्नी भी यहाँ पर जमा हो चुका है। और लास्ट जब ये इलेक्शन थे जून में, वो खातून आई थी यहाँ पर खुद पेश होने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को, लेकिन उस दौरान इलेक्शन के मामला चल रहे थे, लेकिन ये सीट खाली थी। यहाँ पर वो 2 दिन यहाँ पर रही हैं कि भाई ये किसी तरीके से मामला निपट जाए, और मैं जो लोगों के प्लाट मेरे अगर भाई ने भी सेल किए हैं वो मेरी विरासत में से इंतकाल हो जाएं। अच्छा। लेकिन इस दौरान जो असल मामला आ रहा है वो जिले इंतजामिया की तरफ से आ रहा है, जो इशू है। सही है, यानी उनकी जो औलाद है वो मजीद लिख कर देने के लिए तैयार हैं, अगर कोई सरकारी कोई रुकावट है तो वो तैयार हैं, लेकिन तो फिर इसका मतलब है कि रुकावट तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ सरकार के यहाँ रुकावट है, वहाँ पर यह मसला बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए। बहरहाल जो शिराज ज़का साहब ने रास्ता दिखाया है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि आप जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के भावलपुर बेंच में चले जाएं और रिट पिटीशन फाइल कर दें, तो ये मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं अमजद अली साहब आपका भी, फरजंद अली साहब आपका भी। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको हम एक और स्टोरी की जानिब लेके चलेंगे जहाँ खुर्शीद शाहीन साहिबा का मामला है, और खुर्शीद शाहीन साहिबा ने एक मकान ख़रीद कर किराए पर दिया हुआ है, लेकिन उनको 2 लोगों से प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉपर्टी डीलर से जिसके ज़रिए से उन्होंने वो मकान किराए पर दे रखा है, और दूसरा किराएदार से भी। अब मसला है क्या, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम एक और मामला खातून का जो बैरून मुल्क मुकीम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका मसला आपके सामने रखने जा रहे हैं। खुर्शीद शाहीन इनका नाम है। इन्होंने वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 में एक 10 मरले का मकान ख़रीद कर एक किराए पर चढ़ाया हुआ है, और शाहिद नामी प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके ज़रिए से ये मकान किराए पर चढ़ा, और 2018 से मई 2018 से ये मकान जो है वो किराए पर है। इसका मुआहिदा जो तय पाया था उसके मुताबिक 34,000 रुपये माहवार किराया उनको अदा करना था, लेकिन ये साहब किराया अदा नहीं कर रहे, और किराया अदा नहीं कर रहे, फिर फ़ोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, और साथ में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके थ्रू ये मुआहिदा हुआ था, उनके जो एग्रीमेंट है इनका वो भी उन्हीं साहब के पास है। यानी जो मुआहिदा किरायादारी होता है वो मुआहिदा किराएदारी मालिक मकान के पास उसकी कॉपी होनी चाहिए और उसकी कॉपी जो है वो किराएदार के पास होनी चाहिए। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये प्रॉपर्टी डीलर ने अपने पास रखा हुआ है, जो कि इन खातून को वापस नहीं कर रहा। अब ये मामला है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ खुर्शीद शाहीन साहबा खुद भी मौजूद हैं, और खावर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे नुमाइंदे जिन्होंने पर काम किया। खावर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मसला है इसमें जो साहब यहाँ पर इस घर में मुकीम हैं, आपकी क्या उनसे बात हुई है? क्या वाकई वो किराया अदा नहीं कर रहे?
अच्छा, ये इनका वापडा टाउन में ये घर है जो कि 10 मरले का है। इसमें जो है वो 2 मंजिला ये घर है। इन्होंने जो है वो निचला पोर्शन जो है वो तकरीबन मई में ये किराए पर दिया था, और मई में ये जब घर किराए पर दिया, बाकायदा दोनों के जो है मुआहदे पर दस्तखत हुए, जो स्टाम्प पेपर हुआ उसमें जो है प्रॉपर्टी डीलर, वहाँ का मुकामी प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम शाहिद है, उससे भी मेरा रब्ता हुआ। जब मैंने पहले शाहिद से रब्ता किया, मैंने उन्हें कहा जी आपने ये मकान जो है वो मकान किराए पर चढ़ाया। पहले तो उन्होंने जो है वो इससे डिनाई किया, लेकिन फिर मैंने जब उनको मुकम्मल डिटेल दी और मैंने इसकी कॉपी उनको व्हाट्सएप की तो उन्होंने फिर इस पर एग्री किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं ही था इसमें प्रॉपर्टी डीलर। तो मैंने कहा जो आपसे खातून जो हैं वो रब्ता कर रही हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं ये दे रहे हैं? तो वो कहते हैं जी मैं तो खातून को खुद फ़ोन करता हूँ और वो खातून जो हैं वो मेरा नंबर नहीं उठाती, मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो आके जो किराएदार है उसके पास ये एग्रीमेंट पड़ा हुआ है वो वहाँ से आगे ले जाए। मैंने किराएदार को फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान आपके पास वो एग्रीमेंट पड़ा है, आप उस खातून को नहीं देते। और दूसरी बात है, खातून ये कहती हैं कि आप उनका किराया भी नहीं दे रहे 6 माह से। वो पहले तो उन्होंने कहा जी कि वो पहले प्रूफ ले आए कोई कि मैं उनको किराया नहीं दे रहा, तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा आपके पास एग्रीमेंट पड़ा है, इससे भी उन्होंने डिनाई किया। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा अच्छा आप जो है हमारे प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ दें कि आप किराया दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी मुझे साइकी समझ नहीं आई। उन्होंने आगे से कहा जी कि आप मुझे शायद जानते नहीं हैं, अब मेरा तो बहुत ताल्लुक़ है, मैं जो हूँ मेरे बड़े भाई बैरिस्टर हैं, तो वो शायद इसी खुशी में है और किराया भी वो नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी डीलर को भी उन्होंने साथ मिलाया हुआ है। अब जो है वो जो मुझे जो सारी स्ट्रेटजी उनकी समझ आई, जो मैंने जब उनसे फ़ोन पे काफ़ी लंबी मेरी उनके साथ बात हुई, तो वो इस चक्रों में है गालबन कि वो जो है इस मकान को कब्ज़ा करें। चूँकि जो खुर्शीद शाहीन साहिब हैं ये बाहर हैं और इनका जो है इनके हस्बैंड भी, जब इन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि जी मेरे हस्बैंड गए हैं और इसी तरह इनके कोई भतीजे हैं गालबन, वो भी 2-3 बार गए हैं, लेकिन किसी को उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट नहीं दिया। अच्छा, इससे एग्रीमेंट में जब एग्रीमेंट अगर हम देखें तो वो बाकायदा मुतलका थाना लाहौर का नवाब टाउन थाना लगता है, उसकी स्टैंप भी इस पर लगी हुई है। तो अब जो है ये भाईजान कह रहे हैं कि जी मैं किराया भी नहीं दे रहा, ठीक है, और अगर ये जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें, वो उस पर एग्री भी कर रहे हैं और वो साथ साथ उनको धमकी भी दे रहे हैं कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो मैंने रखा हुआ। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अभी भी खाली है। जब मेरी क्योंकि खुर्शीद साहिबा से बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो जो है वो इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, उसे लॉक किया हुआ है। अभी मैंने इनसे पूछा कि आपको इतना अब क्या पता है कि वो आपने लॉक किया हुआ है, चूँकि कब्ज़ा तो उनके पास है कि वो उसको भी यूज़ कर रहे हो। तो वो यही कह रही हैं कि 6 माह हो गए, मैं तो दोबारा वापस चली गई पाकिस्तान से बाहर, तो मैं दोबारा आई नहीं, ना मैंने देखा, तो अब ये तो इधर जाके पता चलेगा। तो फिर मैंने खुर्शीद शाहीन साहिबा को भी यही मशवरा दिया कि आप जब भी पाकिस्तान आएँ आके जो है इसका यही बेहतरीन हल है कि आप इसको जो है खाली करवाएँ, और अगर नहीं खाली करता है इसके खिलाफ जो है वो मुतलका थाने में दरखास्त दे दें, क्योंकि थाने में ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। इसी बंदे ने जो है वो किराए पे लिया है, इसकी आईडी कार्ड की कॉपी लगी है, इसके सिग्नेचर वहां पर हुए हैं, एग्रीमेंट पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल एग्रीमेंट जो कि मालिक मकान के पास होना चाहिए वो किराएदार के पास पड़ा है, और किराएदार जो है वो किराया भी नहीं दे रहा और उसकी नीयत में इस टाइम फतूर भी आया। चलें, ये तो आप शिराज ज़का साहब पूछ लेंगे कि आप रास्ते क्या क्या हैं खुर्शीद साहबा के पास, लेकिन खुर्शीद साहब ये बताइएगा पहले कि आपको क्या एक भी किराया, मई में आपने ये मकान किराए पर चढ़ाया, 1 महीने भी आपको किराया अदा नहीं किया गया, और जब आप रब्ता करती हैं इनसे तो ये क्या कहते हैं, उज़्र क्या पेश करते हैं? किराया देना नहीं चाहते या वो कहते हैं कि भिजवा दिया है? क्योंकि हमारे अभी खबर मुगल साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप किराया दे रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दे रहा हूँ और ये भी नहीं कहा कि नहीं दे रहा, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं नहीं दे रहा। तो ये उनका बड़ा टेक्निकल सा आगे से जवाबिया सवाल था, तो आपको क्या वो जवाब देते हैं? मुझे तो जवाब मैंने जब फोन किया था ना 2 मंथ हुए थे, तो 1 मंथ इसने किराया जमा करवाया 30,000। अच्छा। फिर दूसरे में 32,000। मैंने इससे फोन से बात की इस प्रॉपर्टी डीलर से, ये तो फोन ही नहीं उठाता था ना, साफ बात है। तो मैंने इससे बात की तो वो मुझे कहने लगा, फिर इसने खैर फोन नहीं उठाया तो मुझे कहता है जी ऊपर ये हो रहा है, लाइटें जल गई, फलाना हो गया, 7,000 रुपया देना है उसका। पहले महीने 4,000 रुपया ये आदमी ना वो कर गया था। उसके बाद फिर मैंने इसे फोन करके कहा कि अच्छा, मैंने उस अपने कजन को भेजा कि जाओ भाई बच्चे देख के आओ, आप कहाँ पानी पड़ गया। तो मुझे कहता जी मुझे कहता जी डीपीओ सड़ गया, मैं उसको फोन करता हूँ, वो फोन ही नहीं उठाता ना लड़का। आप कह गई थी कि उसको देखे ना आके। तो वो जब देखने गया तो इसने मुझे 7,000 रुपये बताया, और डीपी में ऊपर से यानी कि पानी पड़ा है ना कि ऊपर वाले हिस्से में मेरा सामान है।
तो जब वो गया तो उसने देखा कुछ नहीं, उसने कहा कोई नहीं। इलेक्ट्रिशियन ने कहा नहीं जी 400 रुपए लगेंगे। तो वो मेरे कजन के पास पैसे नहीं थे। जैसे वो गया अपने घर से उठ के, तो उसने कहा नहीं बाजी मुझे तो बिल्कुल नहीं फोन किया। मैंने उससे कहा तू फोन ऑन रखना, मैं सिर्फ डायरेक्ट फोन करती हूँ अपने दूसरे फोन से ना, तो मैंने कहा फोन ऑन रखना, मैं इसकी सारी कन्वर्सेशन सुनूंगी। तो सुन ली ना। जब फिर मैंने इससे बात की, मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो हैरान हूं कि तुम कैसे झूठ बोलते स्पार्ट बन के। तो जब इसने मेरे से बात की, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे ये कि ऊपर से आग लग गई, बस एक ही रिपीट नहीं जैसे होती है कोई कि चाबी दे दे चाबी दे दे। वो प्रॉपर्टी डीलर भी, ये भी, फिर इसका जो वालिद साहब है वो भी यही कहते हैं। तो मैंने कहा तुमने किराया क्यों नहीं जमा कराया? वो जी बाहर की लाइटें जल गई, फलानी जल गई। एक प्रॉब्लम है, कभी ये मेरे कजन को कहता है कि कल को घर गिर जाएगा, ये तो हमें कहेंगे घर भी बना के दो। और इतना इसने पीछे जाके देखे क्या गंडा लावा। जब इसने घर लिया, देखे वो प्रॉपर्टी डीलर मुझे कल स्टेटमेंट सुना रहा था, कोई चीज लेने जाता है तो देखभाल के लेता है। मैंने बेटा इन्हें जबरदस्ती दिया था। इतनी इसने खुशामदे की, इसकी बीवी ने, मेरे पास इतने किराएदार थे, मेरी किस्मत फूटी कि मुझे क्या पता कि ये फ्रॉडी है कहां से। कभी भी बेटा इसने मेरा फोन नहीं उठाया। अगर उस प्रॉपर्टी डीलर को कहती हूँ तो वो कभी फोन नहीं, उस लड़के ने भी फोन नहीं उठाया। उसने पहले मुझे कहता रहा एग्रीमेंट के बारे में कि मैंने उसके कजन को दे दिया। बाद में मुझे ये बताया गया कि उसका जो कजन है हसन, वो भी वापडा टाउन में है, ये उमर स्टेट वाला है। तो कहता है कि उसको मैंने पेपर दे दिए। मैं कहा देखो तुम्हारा क्या काम था पेपर हमारे उसके पास देने, वो होता कौन है उसका कजन मेरे पेपर रखने वाला? ये मुझे आजकल कहता रहा। तो फिर उसके बाद इसने मेरे कजन ने इसको फोन किया, इसको सईद साहब ने फोन किया, तो इसने सईद साहब को कहा जी वो मैं अभी नहीं यहाँ हूँ, या मतलब यही ऐसी एक्सक्यूजें करते हैं ये लोग दोनों। फिर इसने क्या किया, मैंने पेपर किराया मिल रहा है क्या? कम मिल रहा है? 2-4 हजार काट के देते हैं या दे ही नहीं रहे? ये किराया ही नहीं डाल रहा है बेटा। प्रॉब्लम ये है, ऊपर से किराया नहीं डालता। सबसे बड़ी बात ये है कि इसे एग्रीमेंट की कॉपी कितनी दफा लेने गए। सईद ने भी भेजा उसको, मेरे कजन को ना, सलीम को, सईद साहब ने कैसे ले आओ। तो उसको कहता है 3 घंटे इसने फोन किया उसको, तो कहता है जी मैं बाहर हूँ, बहुत बिजी हूँ, मैं 3 घंटे तक अपने घर पहुंचूंगा। अच्छा। जब यानी कि इसे किराए की बात करो ना, तो ये अपनी छोड़ के ना, यही उस प्रॉपर्टी डीलर का चक्कर है और यही इस आदमी का है। वो आगे से मेरे साथ रहेगा। प्रोग्राम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो मुतल्लिका प्रॉपर्टी डीलर हैं। शाहिद साहब ये क्या मसला है? ये खातून ने आपके ज़रिए एक मकान किराए पे चढ़ाया था, इनको कॉपी नहीं मिली उस एग्रीमेंट की, आपके पास थी, वो आपने इनको प्रोवाइड करनी थी इनके बकौल, और आपने इनको दी नहीं है। क्या इशू क्या है? तो सर बात ऐसे है कि जो एग्रीमेंट है ना वो प्रॉपर थाने से रजिस्टर हो गया हुआ है इससे पहले, बड़ी इससे पहले, ठीक है। तो जब वो प्रॉपर थाने से रजिस्टर हुआ है तो मैंने आंटी को जो इसकी कॉपी है ना, वो तस्वीर ओरिजिनल एग्रीमेंट की जो थाने के ऊपर स्टैंप लगी हुई है नवाब टाउन के थाने की, ठीक है, वो मैंने आंटी को भी भेज दी हुई है, आंटी के हस्बैंड को भी भेज दी हुई है और मेरे पास भी है। वो मैंने उसी दिन से भेज दी थी। आपको पता है कि व्हाट्सएप पे आजकल जो भी है बिजनेस वगैरह सारा चल रहा है, ठीक है। लोग लाखों करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं, ऐसे ही ना, असाइनमेंट वगैरह वो कभी उधर की उधर भेज देते होते हैं। ऐसे ही है कि जब प्रॉपर मैंने तस्वीर भेज दी हुई है, वही घर है, वही हाउस नंबर लिखा हुआ है, वापडा फेज 2 है, सोसाइटी है, तो मसले थाने के ऊपर स्टैंप उसी डेट की लगी हुई है। अच्छा, अब 1 मिनट जरा शाहिद साहब मेरे साथ रहेगा, मुझे आपकी बात तो समझ आ गई है। अब मैं शिराज अका साहब ये बताइए कि ये जो किरायादारी का मुआहिदा होता है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसके पास होना चाहिए और कॉपी किसके पास होनी चाहिए? और अगर खुर्शीद साहब एक मिनट और अगर ये वो जो ओरिजिनल है ना, 1 मिनट ओनर के पास होना चाहिए। शाहिद साहब किसके पास होना चाहिए? वो ओनर के पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो जो एक कॉपी है वो किराएदार के पास। अभी ओरिजिनल किसके पास है? अभी ओरिजिनल जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ओरिजिनल बात ये हुई थी कि वो जो भाई है ना, आमिर भाई है किराएदार, 156 के, उनके पास कॉपी पड़ी हुई, इस तरह पड़ी हुई है। उनका जो डीलर है ना, उसने थाने से रजिस्टर करवा के ना उधर पकड़ा दी हुई थी। आंटी के जो हस्बैंड है ना सही साहब, उनसे मेरी बात हो गई थी। सही साहब से मैंने ये कहा था, सही साहब उन्होंने एग्रीमेंट थाने से करवा लिया हुआ है,
आप काइंडली जरा चक्कर लगा लीजिएगा, घर में कोई काम था। तो वो तो चक्कर लगा रहे हैं ना, वो दे नहीं रहे। अब वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनके पास होना चाहिए वो उनके पास है। मैं आपको बताता हूँ जी। जब हमने सही साहब गए, उस दिन गए और सही साहब ने कॉल कोई की थी, पता नहीं उन्होंने उठाई नहीं, उनका नंबर बंद था। तो सही साहब डायरेक्टली है ना उनके घर पे गए थे। तो घर पे उनके थे वालिद साहब, उन्होंने कहा था कि आमिर अभी नहीं है। तो उन्होंने, आपको पता कोई नहीं भी बताता घर में बुजुर्गों को, उन्होंने करवा के कहीं गाड़ी के अंदर है ना पेपर रखा हुआ था जो एग्रीमेंट है। उसके बाद फिर उन्होंने, वो कहीं आउट ऑफ सिटी था, उनका बिजनेस यही प्रॉपर्टी के उन्हीं का काम है, तो वो है ना ये उकाड़े वाली साइड पे गए हुए थे। फिर उन्होंने सही साहब से मेरी बात होगी, सही साहब ने कहा शायद बेटा चलो मैं जा रहा हूँ अब, तो आप ना चक्कर लगा लेना, फिर एग्रीमेंट उनसे ले लेना। मैंने कहा चले ठीक है। दोबारा फिर मैंने कॉल की, कहते चले मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा ना, मेरा अगर चक्कर लगा तो मैं खुद पकड़ लूंगा हमसे। आमिर भाई बिन ने भी यही बात बोली, तो मैंने कहा कोई ऐसा इशू नहीं, आप जब आएंगे मैं आपको दे दूंगा। अब मैंने कल भी उनको कॉल की है, वो आमिर भाई है ना आउट ऑफ सिटी थे, तो वो अब आ चुके हुए हैं वापस। तो कल इंशाल्लाह ताला मेरी उनसे बात होगी, उन्होंने मुझे एग्रीमेंट देना है। सही साहब से भी मैंने सारी बात कर ली, मेरी आज भी कोई तकरीबन 2 घंटे उनसे पहले बात हुई है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि कल एग्रीमेंट लेके ना आप अपने पास रखा, मैं आपसे रिसीव कर लूंगा। मैं कहा चले ठीक है। बाकी आंटी ने कहा था कि उनको ना आप नोटिस दे के ना फारिग करवा दे, घर मेरा खाली करवा दे, मैंने नहीं देखा। ठीक है। सही साहब ने कहा था जब वो रेंट टाइम पे दे देते होते हैं, जो डेट होती है, चले कोई 2-3 दिन ऊपर भी हो जाते हैं। लेकिन वो कह रही है कि रेंट नहीं आ रहा ना, वो कह रही है किराया अदा नहीं कर रहे वो। सर मेरी बात सुने, किराया वो अदा कर देते हैं आंटी। आपको पता है, एक मिसाल, आपका अकाउंट खोला होगा किसी बैंक में, तब आपके अकाउंट में कोई बंदा पैसे ट्रांसफर करता है, आपको मैसेज आता है कि नहीं आता? यही बात मैं आंटी को पूछता हूँ। आंटी कहती है जी बैंक का सिस्टम खराब है। बैंक का सिस्टम खराब हो सकता है, अगर होता भी एक्सपोज तो कोई आधे घंटे या घंटे के लिए होता है खराब। नहीं, मैं समझा नहीं। रसीद क्यों नहीं भेजते हो? मैंने इसीलिए इसकी सारी रिकॉर्डिंग की हुई है कल की बात। सही साहब से आपने आज बात की, कल जब मैंने आपको कहा था कि आप एक दफा सही साहब को कॉल करें। और सही साहब बिजी हैं, उनके गोशवारों के दिन है आजकल, वो तो आगे तुम लोगों से। नहीं, मैंने तो जब मैं अभी भी सही साहब को कॉल कर लूं, सही साहब मेरी कॉल आसान हल है ना शाहिद साहब। आप वो डॉक्यूमेंट जाके उनसे, जिनको किराएदार जो हैं आमिर साहब, उनसे आप वो डॉक्यूमेंट उठा लें ओरिजिनल और इनको दे दें। ये क्यों नहीं करते आप? सर मैं कल लेने हैं मैंने डॉक्यूमेंट, कल मैं लेके सही साहब को पहुंचा दूंगा। ये मेरी बात तो होगी हुई आंटी से, तो आज फिर कॉल आ गई है। ये गलत कह रहा है। इसने कहा कि मैं कल लाऊंगा, मैंने इससे बेटा कल भी कहा, मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुमने कैसे उस आदमी को सही साहब से कल मेरी बात हुई थी। आप भैया आप मेरी बात सुने। हेलो जी जी, आप ना सही साहब को काइंडली कॉल करें, आपको सही साहब ना सारी बात। अच्छा ये बताएं कि अब आपको ये, आप खातून चलें किराया आ रहा है नहीं आ रहा, ये चाहती हैं कि वो मकान को खाली कराना चाहती हैं, तो अब मैं इसको शिराज ज़का साहब, आखिरी 2-4 मिनट हैं, आपकी क्या इस स्टोरी पर राय है? वो साहब कहते हैं मेरे भाई बैरिस्टर हैं। अब आपको पता ना कि लोग देखभाल के मकान, वकीलों को तो वैसे ही नहीं मकान किराए पर देते, ना बैंक लोन देते हैं, लोग डरते हैं उनसे। तो आप तो खुद माशाल्लाह वकील हैं, तो वो कहते हैं मेरे भाई बैरिस्टर हैं, तो इस गलतफहमी में लग रहा है कि वो साहब मौजूद हैं। देखें, इस केस का सबसे आसान हल ये है कि अगर खातून को लग रहा है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो सबसे पहले 420, 403 और 406 के ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दें। 420 फ्रॉड से मुतल्लिक है, 403 जो है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है, और 406 जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से मुतल्लिक है। ये 3 दफात के तहत ये FIR दर्ज करने की दरख्वास्त फाइल कर सकती हैं मुतल्लिका थाने के पास, जहां पे इनका रेंट एग्रीमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। ये है क्रिमिनल साइड पे इनकी प्रोसीडिंग्स इन दोनों के खिलाफ शुरू हो सकती हैं अगर ये मिली भगत से किराएदार और प्रॉपर्टी डीलर जो हैं ये काम कर रहे हैं। दूसरा इनके पास रेमेडी ये है कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के तहत ये एजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर सकती हैं कि ये जो टेनेंट है इसको एजेक्ट किया जाए, इसको उठा के बाहर फेंका जाए। कोर्ट के ऑर्डर से पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेगा, समरी प्रोसीडिंग्स होंगी और जल्द अज जल्द फैसला होगा कि आया कि एजेक्टमेंट पिटीशन जो है ये मेंटेनेबल है, ये केस ये वाकई इसमें सच्चाई पर मबनी है कि नहीं है। वो इसके वो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला कर देगी और समरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होंगी, एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल होगा और इस एजेक्टमेंट पिटीशन के तहत किराएदार को घर से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ, मतलब आपने तो ये बड़ा सादा तरीके से कह दिया,
मगर वो भी तो, उनके भी तो भाई बैरिस्टर है ना, वो कोई लिटिगेशन, वो उसमें जाएंगे, कोई स्टे ऑर्डर लेंगे, कुछ और चीजें करेंगे, वो नहीं करेंगे कोई रास्ता इख्तियार इनके खिलाफ? देखें जो कानूनी जो कानूनी इस जो हल है वो यही है। और लेकिन इनको अभी तक सबसे पहले इनको ये चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है जिस पर ये एतमाद नहीं कर रही, इसको फौरी तौर पर जो इसको पावर दी थी रेंट कलेक्ट करने की, वो पावर को रिवोक करे। वो एक लेटर का नोटिस दें इस प्रॉपर्टी डीलर को, और उस लेटर का कॉपी जो है किराएदार को भी दें, और उस लेटर की कॉपी जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहां पे ये प्लॉट है, जहां पे ये घर है, उस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी उस लेटर की कॉपी भिजवाएं कि मैंने ये जो अथॉरिटी दी थी इनको रेंट कलेक्ट करने की, ये अथॉरिटी मैं रिवोक कर रही हूं। खुर्शीद साहब, ये अथॉरिटी मैं रिवोक कर रही हूं। जब अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी तो किराएदार पाबंद होगा डायरेक्टली किराया इनको देने का। अब अगर वो जब अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी तो उसके बाद ये फौरी तौर पर ये एजेक्टमेंट पिटीशन भी डायरेक्टली इसके किराएदार के खिलाफ फाइल करेंगी, और ये जो प्रॉपर्टी डीलर है इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में सूट फाइल करेंगी, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एज वेल एज रिकवरी ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सही है जी खुर्शीद साहब। मैंने बेटा इसको किराया वो बैंक में डालता था, सिंपल बात की थी लास्ट टाइम मैंने इस आदमी से। मैंने कहा अच्छा इसको प्रॉपर्टी डीलर को कहा, ये तो मेरा फोन ही नहीं उठाता, मैंने इसे कहा कि उसको फोटो कॉपी कर दिया करें ना, जैसे रसीद तो जाहिर है जो रेंट पे करता है उसने रसीद अपने पास रखनी है, बिल्कुल रखनी चाहिए। तो मैंने कहा उसकी फोटो कॉपी मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। आज तक उसने कभी बात ही नहीं की, लास्ट बात हुई है मेरी उससे, उसके बाद उसने फोन नहीं किया। और मैंने इसको कल कहा, मैं कहा नोटिस कितने महीने से आपको किराया नहीं मिला खुर्शीद साहबा? अब आप घर खाली कराना चाहती हैं, क्या आपका प्लान है? ये किराया बच्चे डाल रहे हैं। अब ये कल मुझे प्रॉपर्टी डीलर कहता है जी वो 1500 रुपया गार्डन का दे रहा है, गार्डनिंग का। तो मैंने कहा सारा नेबर 500 रुपया देता है गार्डनिंग करने का। तो मैंने कहा भाई मैंने इसे कहा था 1000 रुपया वो सिक्योरिटी का दे रहा है। मैंने इसे कहा कि ये नोटिस, मैंने इसको कहा तुम्हारा काम है नोटिस सर्व करने का, वो मेरा घर खाली करे, कोई डैमेज ना करे। रही बात वो बैरिस्टर का कहता है, उसे कहना सबके होता है बैरिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब चलते हैं ना जो सच बोलते हैं ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये झूठों के लिए है, ये धमकियां और ये जो कर रहा है वो सही है। बारह मेरा बेटा घर खाली करे ये आदमी, देखिए 5 तारीख से पहले इसे मैंने कल ही कहा नोटिस दे दो, कल ही मैंने इससे सारी बात की, इसे माना है, इसे भी पता है कि ये पेपर इसने उसको दिए, खुद दिए, क्योंकि मिला हुआ है बिल्कुल। मैंने कल इसकी रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, वो इसलिए की है कि इसको मुझे इसे समझ आ जाए। अब ये खातून बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, क्योंकि असल डॉक्यूमेंट इसके पास ही होना चाहिए था, असल डॉक्यूमेंट इसके पास ही होना चाहिए था, इसके पास क्यों नहीं है? देखिए ये साफ पता लग रहा है कि ये मिली भगत से मामला चल रहा है। इनको खातून को फौरी तौर पर चाहिए रेवोकेशन लेटर, इनको नोटिस दें कि मैं तुम्हारी अथॉरिटी रिवोक कर रही हूं, तुम मेरे एजेंट नहीं हो, मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट नहीं करोगे, एजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करें। रेंट तो बैंक में आ रहा था ना जी। अगर बैंक में रेंट नहीं आ रहा तो फिर ये एजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेंगी, ताकि अगर जो रेंट इनको नहीं मिल रहा वो एजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेंगी और किराएदार को बाहर निकाल दिया जाएगा कोर्ट के ऑर्डर से। और दूसरी बात ये कि ये एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और फ्रॉड के तहत 403, 420 और 406 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज ज़का साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाहीन साहब आपका भी, खबर मुगल आपने स्टोरी पर काम किया और शायद हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहरहाल खातून अगर ठीक कह रही हैं कि उनको किराया मुआहदे के मुताबिक नहीं मिल रहा और जो मुआहदा है वो भी ओरिजिनल अभी तक नहीं मिला, तो वो हक बजाने में, वो तमाम कार्रवाई करने में जो वकील साहब ने, शिराज ज़का साहब ने सजेस्ट की है, अब जाहिर है उनके अपने इख्तियार में है कि वो किस हद तक कार्रवाई करना चाहती हैं। फ़िलहाल तो उनकी ख्वाहिश ये है कि वो घर खाली करा लें, लेकिन ये शायद इतना आसान ना हो, क्योंकि जो दूसरे साहब हैं किराएदार, उनके भाई भी बैरिस्टर होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।